दोस्तों साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं द पाठशाला ऑनलाइन, जहां हम बात करते हैं शिक्षा की, साहित्य की और अनेक राजनीतिक सामाजिक मुद्दों की। मैं हूं सुमित नागर। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संदर्भ में, जो पूरे विश्व में उनकी प्रासंगिकता है। 30 जनवरी को उनका 78वां शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दीपक बैंसला जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी। दीपक बैंसला जी एसएसवी कॉलेज हापुड़ में प्राध्यापक के तौर पर कार्यरत हैं और उनका गांधी जी के संदर्भ में विशेष अध्ययन है। तो हम शुरू करते हैं। गांधी जी किस रूप में आज भी प्रासंगिक हैं, बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, महात्मा गांधी एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। आप देखते हैं कि महात्मा गांधी की जो प्रासंगिकता है वो सिर्फ भारत में नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड वाइड उसकी प्रासंगिकता में दिखाई देती है। जैसे हमारी एक स्पिरिचुअल बुक है गीता, जिस प्रकार गीता आज भी प्रासंगिक है, उसी प्रकार महात्मा गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक है। जैसे महात्मा गांधी कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि कुटीर उद्योग क्यों जरूरी है। जैसे आज वर्तमान गवर्नमेंट बात करती है कि रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बने। जी। तो ये किसको कोरिलेट करता है? कुटीर उद्योगों प्रोत्साहन को। कुटीर उद्योगों का जो प्रोत्साहन है वो कैसे प्रासंगिक बनता है? क्योंकि कुटीर उद्योग जो रॉ मटेरियल है, इंडिजीनियस गुड्स है, उनका यूटिलाइजेशन को प्रमोट करता है। जी। तो नेचुरल सी बात है कि महात्मा गांधी के जो विचार उससे प्रासंगिक थे कि मैं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए, जिससे स्वरोजगार उत्पन्न होगा और साथ ही जो स्वदेशी की भावना है वर्तमान में भी वो भी उत्पन्न हो सकेगी। तो इसलिए महात्मा गांधी के विचार हमेशा प्रासंगिक थे और रहेंगे। साथ ही प्रौढ़ शिक्षा की बात करें या वर्तमान में हम एनईपी की बात करते हैं, जो एनईपी 2020 आई है, जिसमें हम आज स्किल एंड वोकेशनल एजुकेशन की बात करते हैं। तो ये विचार तो महात्मा गांधी ने वर्धा प्रस्ताव 1937 पर वर्धा प्रस्ताव उसमें प्रस्तुत कर दिया। जी। उन्होंने कहा था कि जो आधारभूत बुनियादी शिक्षा है उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वो ये भी मानते थे कि अब तो 6 से 14 वर्ष तक की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है, लेकिन वो कहते थे कि 7 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाए। साथ ही शिक्षा कैसी हो, स्किलफुल और वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट। जी। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक विचारों को लेकर के तो एक लंबी बहस चलती है, लेकिन जब उनके सामाजिक और सांस्कृतिक विमर्श की बात करें, विचारों की बात करें, तो उसे आप कैसे देखें? देखिए, हम बात करते हैं कि सामाजिक विचारों की अगर हम बात करें तो आजकल एक बड़ी कंट्रोवर्सी होती है जाति को लेकर के, जो बड़ा एक कंट्रोवर्शियल विषय है। जाति को लेकर के, वर्ण को लेकर के, तो महात्मा गांधी के विचार बिल्कुल डिफर दिखाई देते हैं। यद्यपि वो इस पर ज्यादा बातचीत नहीं करते, लेकिन जो उनकी बातचीत है वो बड़ी सीमित है, और जो सीमित है वो भी संतुलित है। वो कैसे संतुलित दिखाई देती है? वो ये कहते हैं कि जाति या वर्ण, वर्ण की ज्यादा बात करते हैं, और चूंकि वर्ण ही आगे चल करके 6 सेंचुरी बीसी में जब प्रोफेशन चुनने की आजादी समाप्त हो गई, तभी तो जाति आई। जी। तो एक तरह से वर्ण की हम बात करते हैं। तो ये कहते हैं कि ये व्यवस्था क्यों जरूरी है? वो ये कहते हैं कि जो शॉर्टकट कॉम्पिटिशन है, कलाकार प्रतियोगिता है, उससे निजात मिल सकती है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जाति आनुवंशिक पेशे का अनुरक्षण करती है। जो हेरिडिटी है, जैसे किसान का बेटा किसान होगा तो उससे क्या होगा, हेरिडिटी का अनुरक्षण हो सकेगा। साथ ही यदि सब लोग एक ही फील्ड में जाएंगे कि सब लोगों को जो भी करनी है, सबको व्यापार ही करना है या सभी लोगों को मजदूरी करनी है, तो वो भी संभव नहीं। इसलिए वो कहते हैं कि वर्ण बनाए क्यों गए थे? ताकि एक परिवार के 4 लोग हैं, 4 व्यक्ति की मेधा अलग अलग होती है। एक व्यक्ति जो विद्वान होगा या पढ़ना लिखना जानता उसको ब्राह्मण कह देंगे, जो व्यक्ति शारीरिक रूप से बलिष्ठ होगा उसको क्षत्रिय कहा जाएगा, जो व्यक्ति हिसाब किताब में पारंगत होगा उसको वैश्य, और जो व्यक्ति मूढ़ होगा या कुछ कम विवेक वाला होगा उसको शूद्र कह दिया। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि ये परिवार में राष्ट्र रूप, या ये कहे कि पूरे विश्व पटल रूपी परिवार में ये एक तरह से काम का विभाजन है। इसलिए वो कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे वर्ण में स्विच नहीं कर सकता, उसे स्विच करने का अधिकार है। जी। जब आज़ादी की हम बात करें और गांधी जी का एक विजन व्यापक था,
लेकिन कुछ लोग जो आजादी में महत्वपूर्ण थे गांधी जी के साथ साथ उनसे भी उनके काफी मतभेद दिखाई देते हैं। जैसे भगत सिंह को लेकर के, उनकी फांसी को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा होती है, एक विवादित विषय ही रहा है। तो आप कैसे देखते हैं भगत सिंह और इनके विचारों के संदर्भ में? डॉक्टर साहब, आपका विषय बड़ा अच्छा है। देखिए, ये एक ऐसा विषय है इसमें दो तरह की विचारधारा के लोग हैं। क्योंकि महात्मा गांधी की अगर स्वयं की विचारधारा की बात करें तो वो कहते हैं कि मीन्स एंड एंड शुड बी प्योर, यानी कि साधन और साध्य की पवित्रता पर विश्वास करते हैं। जी। क्योंकि वो ये कहते हैं कि यदि हमारा साधन पवित्र होगा तो नेचुरल सी बात है कि साध्य मतलब जो हमारा परिणाम है वो नेचुरल सी बात अच्छा होगा। तो वो किसी भी ऐसे स्वरूप को स्वीकार नहीं करते थे जिसमें अनैतिक गतिविधियों का सहारा लिया गया हो या हिंसक साधनों का प्रयोग किया गया हो। क्योंकि वो ये मानते हैं कि आज तक जितने भी रेवोल्यूशन हुए, जितने भी बड़े कार्यक्रम हुए, यदि वो उनका साधन अच्छा नहीं है तो साध्य अच्छा नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ जिसमें बड़ी संख्या में रक्तपात हुआ। हालांकि साधन और साध्य पवित्र था। साध्य क्या पवित्र था? क्योंकि वो जो थर्ड एस्टेट बोला जाता था, क्योंकि फ्रांस में 3 एस्टेट हुआ करते, 3 कम्युनिटी थी ये मान ले। फर्स्ट एस्टेट में चर्च हुआ करता था, सेकंड एस्टेट में जो फ्यूडल लॉज थे, ये सामंत थे, बड़ा किसान कह ले बड़े की, और जो थर्ड एस्टेट था उसमें पीजेंट एंड लेबर क्लास थी। तो जो थर्ड एस्टेट था, जो किसान मजदूर थे, वो अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते थे, लेकिन उनका साधन क्या था? खून और रक्तपात। लेकिन खून और रक्तपात के माध्यम से क्रांति तो हुई, सत्ता का परिवर्तन तो कर लिया, लेकिन अगले 10 साल तक रक्तपात बहता रहा और 1799 फिर से नेपोलियन बोनापार्ट जैसा एक तानाशाही कहेंगे वो पुनः उत्पन्न हुआ। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि यदि हमारा साधन पवित्र नहीं है तो किसी भी रूप में साध्य अच्छा नहीं हो सकता। एक एग्जाम्पल वो देते हैं 1688 की ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो कि ब्रिटेन में हुई थी, जिसे रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं। उसमें वो कहते हैं, देखिए उसमें खून का कोई रक्त नहीं बहा, तो एक कतरा नहीं बहा, तो वो क्रांति कैसे सक्सेसफुल रही और ब्रिटेन में लंबे समय तक शांति स्थापित रही। तो इसलिए वो किसी भी रूप में हिंसक साधन को स्वीकार नहीं करते। अब हम बात करते हैं आपके विषय की, भगत सिंह की फांसी जी क्यों नहीं रोक पाए। देखिए, जिस समय भगत सिंह हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, या राजगुरु सुखदेव, भगवती चरण बोहरा, या फिर हम बात करें चंद्रशेखर आजाद, ये क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रमोट करते थे। साध्य इनका भी पवित्र था, ये भी स्वतंत्रता चाहते थे, लेकिन इनका जो साधन था वो हिंसक था। महात्मा गांधी अहिंसक साधन वाले व्यक्ति थे, तो उनका ये मानना था कि भाई यदि हिंसा से हमें स्वतंत्रता मिल भी गई तो वो लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। तो जिस समय भगत सिंह को अरेस्ट किया गया, और भगत सिंह भी स्वयं जानते थे, भगत सिंह ने खाली बेंच पर बम गिराए थे। अगर वो चाहते तो असेंबली में जो नेतागण बैठे थे उन पर बम गिरा सकते थे, वो लोग मारे जा सकते थे, लेकिन वो खाली बेंच पर बम गिराते हैं और बम गिरा करके कहते हैं, वो पर्चे उड़ाते हैं और ये कहते हैं कि भैरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होगी। यानी कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो ब्रिटिशर्स के लिए नहीं कह रहे। अगर ब्रिटिशर्स के लिए कहते तो वो जो ब्रिटिशर्स थे उन पर बम डाल करके उनकी हत्या कर सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कहते। वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय ये अवधारणा विकसित हो गई थी, क्योंकि ये क्या करते थे, टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी पर अग्रसर थे। अंग्रेज हमारे साथ अत्याचार करते हैं तो हम भी करेंगे, हम उनके साधनों को लूटेंगे, हम उनके साथ मार पिटाई करेंगे। तो जिस गांव में घटना का अंजाम होता, अंग्रेज के साथ मार पिटाई हुई, अपना सामान जो अंग्रेज हमारा रेवेन्यू था उसे जबरदस्ती लेकर के जाते थे, हमने अपना छीन लिया, तो उसको लेकर के जब ये घटना को अंजाम देते तो जिस गांव से ये निकल जाते अंजाम दे करके, उस गांव वाले लोगों को बड़ा प्रताड़ित किया जाता। अंग्रेज आकर के पीटते, बताओ भगत सिंह कहाँ है, बताओ राम प्रसाद बिस्मिल कहाँ, बताओ सुखदेव कहाँ, सबको प्रताड़ित करते। तो लोगों में ये मैसेज था कि भाई ये दो घटना को अंजाम दे करके चले जाते हैं और भोगना हमको पड़ता है, जबकि ऐसा नहीं था। वो किसके लिए लड़ रहे हैं? वो देश के लिए लड़ रहे थे। तो वो असेंबली में बम डाल करके वो ऐसा क्यों कहते हैं कि वे बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है, कि अब जब हम अरेस्ट होंगे तो नेचुरल सी बात है कि हमें मृत्युदंड दिया जाएगा, क्योंकि उन पर पहले से ही हत्या के प्रयास का मुकदमा चल रहा था, सैंडर्स का। जी। और ऐसा ही जो मतभेद है वो
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के साथ भी जी। दिखाई देता है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के साथ भी दिखाई देता है। हाँ तो इसे आप कैसे देखते हैं? तो मैं इसे पहले थोड़ा भगत सिंह को कंप्लीट जी, कर देता हूँ। जी, तो जब भगत सिंह को जेल में कैद कर लिया गया, तो उसी दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में जब शुरू हुआ, तो उसी दौरान ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए 1930, 31 और 32 में, और उसमें फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। हम्म, तो ब्रिटिशर्स अच्छी तरह जानते थे यदि गांधी जी नहीं आएंगे तो कैसा गोलमेज सम्मेलन, हम्म, भारतीय विषयों पर निर्णय लेना है और गांधी जी नहीं है तो कैसा सम्मेलन। तो गांधी जी ने उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया हुआ था। तो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। इरविन को कहा कि आप जाइए और जाकर के गांधी जी से बातचीत कीजिए और उन्हें मनाइए कि वो आए और सम्मेलन में पार्टिसिपेट करें। तो 6 मार्च को गांधी इरविन के मध्य पैक्ट हो जाता है, दोनों की मीटिंग होती। वो जो मीटिंग होती है उस मीटिंग में निर्णय लिया जाता है कि गांधी जी से कहा जाता है कि आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन गांधी जी क्या कहते हैं कि मेरी कुछ मांगे वो मानी हो। तो उनमें से जो कुछ मांगे थे, 11 मांगे थी, लेकिन कुछ मानी गई। जो मांगे मानी गई वो थी कि जो सरकारी शराब की दुकानें हैं उन पर हड़ताल कर धरना देने का अधिकार दिया जाए, महिलाएं उसका विरोध कर सकती, वो मान ली। साथ ही ये कहा कि जो कि लगान है किसानों को 50% कम किया जाए। साथ ही जो भारतीय लोग हैं वो आत्मरक्षा के लिए अपने शस्त्र रख सकते हैं। और जो चौथी महत्वपूर्ण मांग थी वो थी कि जो राजनीतिक कैदी है उनको छोड़ दिया जाए। अब यह विषय ये है कि भगत सिंह कैसे कैदी थे, हिंसात्मक कैदी थे, क्योंकि उन पर सांड्रस की हत्या का आरोप था। तो हिंसात्मक कैदी थे। तो 23 मार्च को जब उनको फांसी दे दी गई तो आरोप ये लगा कि महात्मा गांधी अगर चाहते तो छुड़ा लेते, लेकिन गांधी जी क्या कह रहे, राजनीतिक कैदी, क्योंकि वो किसी भी रूप में अपने जो साधन और साध्य की पवित्रता थी उससे समझौता नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने राजनीतिक कैदियों को छुड़ाने की बात कही, ना कि हिंसात्मक। ऐसा नहीं था कि भगत सिंह को छुड़ाना नहीं चाहते थे, उनकी इच्छा थी कि वो छूट जाएं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इनको मृत्युदंड दे दिया जाएगा। और उस समय भगत सिंह की लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी, जब 23 मार्च को उनको फांसी दे दी गई तो 31 मार्च को कराची में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया, तो उसमें गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। तो यहाँ पर जो लोकप्रियता थी वो भगत सिंह की गांधी जी से भी ज्यादा दिखाई दे। जी। हम उसी प्रश्न पर आ जाते हैं जी कि ये मतभेद उनका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ भी धार्मिक रूप से दिखाई देता है और टैगोर जी के साथ भी कुछ मतभेद रहता है। हाँ, टैगोर साहब के साथ जो मतभेद है वो अब देखिए कि असहयोग आंदोलन 1920 से शुरू होता है। महात्मा गांधी चाहते थे कि जो अत्याचारी और दुराचारी सरकार है उस काम में सहयोग नहीं करना है। किस कारण, वो जलियांवाला बाग प्रकरण आप सब लोग जानते ही हैं कि उसका हमें सहयोग नहीं करना। तो वो कहते हैं कि इसके टूल के रूप में क्या अपनाएंगे कि विदेशी वस्त्रों की होली जलाएंगे। तो टैगोर ने कहा आप होली जलाओगे तो इससे क्या होगा, अननेसेसरी पैसे की बर्बादी होगी, और फिर उसका विकल्प हमारे पास प्रस्तुत नहीं है। हमारे पास कोई इंडिजीनियस फैक्ट्री नहीं है, हथकरघा ही तो है। तो वो इस बात का विरोध करते हैं। साथ ही उसी दौरान बिहार में बड़ी संख्या में भूकंप आता है और भूकंप में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि जो लोग मारे गए हैं इसका कारण क्या है कि भगवान देख रहा था, क्योंकि धर्म और राजनीति को एक मानते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि राजनीति धर्म के बिना अधूरी है, और कुछ हद तक होता भी है, क्योंकि धर्म व्यक्ति को क्या करता है, एथिकली स्ट्रोंग बनाता है, उसकी जो नैतिक इच्छा शक्ति उसको मजबूत करता है। क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि बहुत से काम हम क्यों नहीं करते, ये गरीब लोग हैं या मंदिर के बाहर बैठे, मस्जिद के बाहर बैठे, गुरुद्वारे के बाहर बैठे, उनको भोजन 2 टाइम का भोजन नहीं मिलता, लेकिन हम भोजन क्यों खिलाते हैं, धर्म के कारण, क्योंकि हम ये हमारा जो स्पिरिचुअल विश्वास है कि ऊपर वाला देख रहा है कि हम पुण्य के काम करेंगे। तो गांधी जी का ये मानना था कि ये जो भगवान ने भूकंप प्रस्तुत किया, प्रोड्यूस किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो निम्न वर्ग के लोगों का शोषण कर रहे हैं, जातिवादी व्यवस्था बहुत ज्यादा हावी है। तो टैगोर कहते हैं कि इसमें कोई रैशनैलिटी नहीं है, ये कोई तर्कसंगत बात नहीं है। तो इस बात को लेकर के वो उनका आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। हालांकि गांधी जी का वो एस्पेक्ट नहीं समझ पा रहे थे। गांधी जी का मतलब तो ये था कि भाई हमें, वो तो हृदय परिवर्तन चाह रहे थे, वो ऐसा कह के क्या कहना चाह रहे थे, वो एक मैसेज था कि जो
तथाकथित अपर क्लास है, सब अपर, ऐसा नहीं है, अपर क्लास लोअर क्लास की डेफिनेशन दूसरी है। दूसरी इन द सेंस जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है, आर्थिक रूप से पिछड़ा है, उसको लोअर क्लास कहा है उस समय। जी। तो ये कहते हैं कि भाई इनका भी तो अपलिफ्टमेंट होना है। तो ये कहता है कि जो गरीब लोगों का उत्थान तभी होगा जब उच्च वर्ग के लोगों का हृदय परिवर्तन। तो इस बात को लेकर के नेहरू इनका टैगोर से कॉन्फ्लिक्ट बना रहा। जब आपने टैगोर जी को कहा कि वो जो गांधी जी धर्म से जोड़ करके राजनीति को देखते हैं, जी, और यही एक विवाद का कारण रहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ, वो धर्म को राजनीति से अलग लेकर के चलते हैं। धर्म को भी लेकर के चलते हैं और इसलिए वो उस समय की जो धार्मिक व्यवस्था उसका विरोध भी करते हैं, साथ ही समाज का सबसे ज्यादा विरोध करते हैं, जातीय व्यवस्था का, क्योंकि वो कहते हैं कि जो जातीय व्यवस्था है हिंदू धर्म में पनती है। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था का विरोध करते हैं। एक पॉइंट पे डॉक्टर भीम अम्बेडकर भी सही लगते हैं, क्योंकि बार बार ये भी बात उठती आई है कि जब साइमन कमीशन भारत आया तो पूरा देश जब विरोध कर रहा था साइमन कमीशन का, अम्बेडकर का साथ दे रहे थे। वो क्यों दे रहे थे? उनकी मजबूरी थी। वो ऐसा इसलिए कहते हैं कि भाई जो जाति है, महात्मा गांधी कहते हैं कि जाति प्रथा, जातिवाद कहते, जातिवाद दूर कैसे, क्योंकि वाद जो होता वो हमेशा खतरनाक होता है। जैसे क्षेत्र ठीक है, क्षेत्रवाद होता है, राष्ट्र ठीक है, राष्ट्रवाद गलत है, क्योंकि वो ग्लोबलाइजेशन की थ्योरी के विरुद्ध माना जाता। धर्म ठीक है, धर्मवाद गलत, संप्रदाय ठीक है, संप्रदायवाद गलत है, जाति ठीक है, जातिवाद गलत। तो इसलिए वाद के खिलाफ थे। तो कहते हैं कि जो जातिवाद है ये हृदय परिवर्तन से दूर हो सकता, कानून से नहीं। अम्बेडकर कहते नहीं, ये कानून बना करके दूर होगा। और ये मानते थे कि ब्रिटिशर्स भारत में रहेंगे तो कानून बनाएंगे तो दूर हो जाएगा। जैसे वो ये कहते हैं कि भारत में सती प्रथा का पहला जो साक्ष्य मिलता 510 में भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है, और लगभग 1400 साल तक बराबर सती प्रथा चलती रही। बंद कैसे हुई? हालांकि लोगों ने अनुनय विनय भी किया, जैसे सम्राट अकबर ने भी किया था या शिवाजी ने भी, बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन वो दूर नहीं हुई। दूर कैसे हुई? जब तक उसके लिए बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1829 में नहीं बनाया गया। जी। हमारे फीमेल इन्फेंटिसाइड होता था, छोटी छोटी बच्चियां, जो लड़की का जन्म होता था उसे मिट्टी के बर्तन में रख करके और उसके ऊपर कसोरा रख के आटे से लेप करके उसे मार देते थे। तो 1842 में वो अंग्रेजों ने कानून बना के बंद किया। 1848 में हमारे यहाँ नरबली प्रथा थी, उसको दूर किया। 1856 में विधवाओं के जो रिमेडीज थे उसको स्टार्ट कराया। तो महात्मा उनका ये मानना था, भीमराव अम्बेडकर का, कि जो भारत में समाज का उद्धार हो सकता है, सामाजिक उद्धार के पुरोधा है वो ब्रिटिशर्स हैं, क्योंकि वो बड़ी संख्या में जातीय दंभ को झेलते आए थे। उस समय था भी, नेचुरल सी बात, उस समय था भी, बहुत झेला है जी। तो इसलिए वो तो ये मानते थे कि कानून से ही कानून के माध्यम से जाति प्रथा दूर हो सकती है। गांधी जी हृदय परिवर्तन से, लेकिन गांधी जी भी कई मामले में सही लगते हैं, क्योंकि हर चीज नियम कानून से भी दूर नहीं होती। जैसे 1929 में हमारे यहाँ बाल विवाह प्रतिबंध हुआ, क्या आज भी बंद हुआ? होता है, आज भी होता है। हमारे यहाँ 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम आया, क्या दहेज नहीं हुआ बंद? आज भी हो रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया था 2005 में, लेकिन आज भी घरेलू हिंसा होती है। तो अगर देखा जाए दोनों महापुरुष ठीक थे, हृदय परिवर्तन भी जरूरी है कहीं, और कहीं पर कानून भी जरूरी है। दोनों के परस्पर समन्वय से जाति प्रथा या जातिवाद को दूर किया जा सकता है, और इस आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट को काफी दूर तक लेकर के मतलब चले दोनों पूरा। लेकिन अल्टीमेटली दोनों का उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता प्राप्ति जी। वो भी समाज को साथ ले चलते हैं, जिससे आगे सही रूप में देश और समाज तरक्की कर सके, आगे बढ़ सके जी। आज वर्तमान संदर्भ में अगर हम देखते हैं गांधी जी को, तो विश्व में उनकी एक स्वीकार्यता है उनके विचारों को लेकर के। तो भारत के लिए ये कितना गौरवान्वित करने वाला जो है विषय है, महात्मा गांधी जी के जो विचार हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, विश्व पटल की आप बात कर रहे हैं तो लगभग 80-82 देश ऐसे हैं जहाँ महात्मा गांधी का स्टैचू है। 2007 में यूएनओ ने भी उनकी स्वीकार्यता को महत्व देते हुए 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया। तो इससे तो यही पता चलता कि यूनाइटेड नेशंस जो विश्व की पंचायत है उसने किस तरह से इसको अडॉप्ट किया है जी। साथ ही आप
बात करें कि भारत में कैसे प्रासंगिक हैं, भारत के बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो महात्मा गांधी की नीतियों से प्रभावित हैं। जैसे हमारे यहाँ पीडीएस चलता, जी। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे बोलते हैं सरकारी गल्ले की दुकान। ये किसका अवधारणा? महात्मा गांधी की अंत्योदय, जिसमें वो अंत्योदय की बात करें, यानी कि लास्ट मैन इन द क्यू, कि यानी कि अंतिम छोर पर खड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसको भी सहायता मिल सके, अंतिम पहुंच बने। हाँ, तो ये क्या है? हमारा पीडीएस यही तो है। बीपीएल के माध्यम से 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो मोटा अनाज दिया जाता, यही तो अवधारणा है। साथ ही आप बात करें कमर्शियल सेक्टर की, गांधी जी की ट्रस्टीशिप थ्योरी इतनी प्रासंगिक है आज भी। हमारे कंपनी एक्ट 2013 आया, उसमें प्रावधान किया गया है कोई भी ऐसी कंपनी जिसका वो एक पैरामीटर लगा दिया गया है कि भाई जिसका नेटवर्थ इतना 1500 करोड़ हो या मुनाफा 500 करोड़ है, मतलब कुछ इस तरह से पैरामीटर लगाया गया है। जो बड़े बड़े फर्म हैं उनको अपने शुद्ध लाभ का 2% CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देना होता है। गवर्नमेंट को डायरेक्ट प्रधानमंत्री कोष में दे सकते हैं, या कहाँ देते हो? टॉयलेट बनवा दे, जैसे TCS ने 2015 में 5 लाख टॉयलेट बनवाए, या एजुकेशन पर खर्च कर सकते, या मुफ्त राशन वितरण में खर्च कर सकते। तो ये क्या है? ट्रस्टीशिप, यानी कि जो ओवरफ्लो है, जो ज्यादा पैसा है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? लोअर क्लास के, यानी कि जो अंत्योदय, अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके लिए वो सुविधाएं आज भी दी जा रही है। इसी प्रकार डिसेंट्रलाइजेशन की जो थ्योरी है, भी महात्मा गांधी की है। जैसे महात्मा गांधी कहते हैं ग्राम पंचायतों के गठन की जो बात आज हम आर्टिकल 40 में देखते हैं, और जिससे संवैधानिक अमली जामा पहनाया गया है 24 अप्रैल 1993 और 94, जिसमें 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पंचायत से संबंधित, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शहरी निकाय से संबंधित है। तो ये किसका प्रारूप था? ये भी महात्मा गांधी का प्रारूप था। यानी कि जो पंचायतों गठन की बात है वो आज भी दिखाई देती है। हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो बात है, ये भी महात्मा गांधी की थ्योरी है, जो आज भी हमारे यहाँ, अभी हमारे माननीय गृह मंत्री इसके अध्यक्ष बने हैं सहकारिता विभाग के, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी किया गया इसको लेकर के। तो यदि देखा जाए तो गांधी की तो स्वीकार्यता भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में स्वीकार्यता है, और आज भी उनके विचार में प्रासंगिक दिखाई। तो डॉक्टर साहब, अंत में जब हम बात करते हैं धर्म और राजनीति की, चूंकि पूरा जो भारतीय जो कहेंगे परिवेश है वो धर्म और राजनीति का मिला जुला सम्मिश्रण है, तो महात्मा गांधी के विचार धर्म और राजनीति को लेकर के कैसे आगे बढ़ते हैं? देखिए, वो ऐसे बनते हैं, आप ये समझिए कि गांधी जी ये कहते हैं कि धर्म और राजनीति एक सिक्के के दो पहलू हैं। धर्म एक तरह से व्यक्ति के अंतरात्मा की आवाज है जी। तो वो कैसे है? जैसे मैंने अभी बताया भी, वो धर्म व्यक्ति की जो नैतिक मूल्य है उनके विकास में सहयोगी, क्योंकि कोई भी ऐसा देश नहीं है जब धर्म को राजनीति से अलग किया गया। लेकिन वो कैसा धर्म है? ऐसा वो पाकिस्तान वाला धर्म नहीं। वो धर्म कैसा? धर्म का मीनिंग क्या है कि धारण किए जाने योग्य अच्छे क्या है। वो कैसा धर्म जो टॉलरेंट होता है, मतलब सहिष्णु। वो सहिष्णु क्या कि कोई भी ऐसा धर्म, जाति, विश्वास या राष्ट्रीयता जिसे हम पसंद नहीं भी करते उसका भी सम्मान करना। जैसे उनके विचार आज भी कैसे हमें दिखाई देते हैं, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में दिखाई देते हैं। जैसे हमारे संविधान का आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करता है। और धर्म में भी कैसे होता है, कुछ माइनॉरिटी के लोग भी होते हैं, कुछ बहुसंख्यक होंगे तो कुछ अल्पसंख्यक भी होंगे, नेचुरल सी बात है। ये सभी धर्म बराबर तो होते नहीं है। तो अल्पसंख्यकों के लिए हमारे यहाँ आर्टिकल 29 और 30। तो यानी कि महात्मा गांधी की ये आइडियोलॉजी तो थी कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी कलम के माध्यम से आत्मसात की। और ये आज भी संविधान के जो आर्टिकल्स हैं तो आज भी हमारे राष्ट्र की, हमारे समाज के व्यक्ति विशेष की जीवन रेखा का काम करते हैं। तो इसलिए धर्म और राजनीति दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। क्योंकि धर्म व्यक्ति को कैसा बनाता है, एक एथिकली स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसकी स्पिरिचुअल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आपने समय दिया और आप गांधी जी के अनेक विमर्श साझा किए आपने। तो दोस्तों, साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे फिर किसी नई जानकारी के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। जय हिंद, जय भारत।